अब जैसे सबसे पहले हम ये जो फॉरवर्ड मार्केट है इसमें कैसे ट्रांजेक्शन होती हैं ये समझते हैं। दो सहेलियां हैं या दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ठीक है, दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, राम श्याम ले लीजिए या सीता गीता ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। दो बिजनेस पार्टनर्स हैं, एक सीता है और एक गीता है, ठीक है। अब जो सीता है इसको ऐसा लगता है कि जो गोल्ड का प्राइस, मैंने क्या कहा था, मैं आपको गोल्ड की एग्जांपल दूंगी। सीता को लग रहा है, सीता को क्या लग रहा है, शी थिंक दैट प्राइस ऑफ गोल्ड विल इंक्रीज, बढ़ेगा प्राइस, ठीक है। तो अब सीता कह रही है करंट प्राइस गोल्ड का चल रहा है 5,000, मान लीजिए 5,000 चल रहा है, ठीक है, करंट प्राइस, ठीक है। अब सीता कह रही है गीता को कि भाई तू मुझे गोल्ड दे दे, बाय गोल्ड फ्रॉम गीता 5,000 के अकॉर्डिंगली वर्थ ₹5,000। ध्यान से समझो। पर अब अगर अब क्या है इसमें ना, उल्टी देखो, बैटिंग ही तब होगी अगर दोनों की थिंकिंग उल्टी है। अगर सेम थिंकिंग है फिर तो बैटिंग का कोई मतलब ही नहीं। अब गीता को ऐसे लग रहा है, गीता थिंक दैट प्राइस विल क्या होगा, डिक्लाइन, है ना। तो उसको लग रहा है कि भाई ठीक है मैं इसको दे देती हूँ, ठीक है, इसको मैं 5,000 में बेच देती हूँ, सेलिंग एट 5,000, कि आने वाले टाइम में तो इसका प्राइस कम ही होने वाला है, तो फटाफट मैं 5,000 में बेचकर प्रॉफिट कमा लूंगी। अब गीता की थिंकिंग यहाँ पे ये है। तो इन दोनों में एक ड्यू डेट जो है वो फिक्स हो जाती है, ठीक है, एक डेट फिक्स हो जाती है कि भाई इस डेट को, अब देखो इस डेट को जो गोल्ड का प्राइस होगा ना, सीता को लग रहा है कि भाई कोई भी डेट मान लो, सीता को लग रहा है कि 30th तक जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ेगा बढ़ेगा, गीता को लग रहा है कि 30th तक जो गोल्ड का प्राइस है वो कम हो गई होगा। बात समझे ना। तो हम प्रेजेंट प्राइस पर इसका बाइंग सेलिंग कर लेते हैं। दैट इज, यही चीज हमने पढ़ी अभी थ्योरेटिकल भी, है ना, कि वो प्रेजेंट प्राइस पर उसका बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि आने वाले टाइम में अभी 5,000 के अकॉर्डिंगली बाइंग सेलिंग कर रहे हैं कि एक ड्यू डेट पर जो इसका प्राइस है वो सीता को लग रहा है इतना होने वाला है, गीता को लग रहा है इतना होने वाला है। सीता को लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, गीता को लग रहा है कि इसका प्राइस 30th को कम होने वाला है, ठीक है। उन दोनों में एक ड्यू डेट जैसे मान लो 30th फिक्स कर ली जाती है। अब मान लो 30th को इनमें बाइंग, अब 30th को क्या हुआ, 30th को गोल्ड का प्राइस हो गया 5,200, ठीक है, 30th को गोल्ड का प्राइस हो गया 5,200। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे फायदा किसको हुआ, सीता को फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 200 का। गीता को नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, 200 का, क्योंकि उसने 5,000 पर बेचने की बात करी थी, है ना। सीता ने 5,000 पर उसको खरीदने की बात करी थी। अब ऑब्वियसली 30th को जो गीता है वो सीता को 5,000 में ही देगी, चाहे वो 5200 का हो चुका है ना। कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गीता सीता को 5,000 में ही देगी। पर गीता को लग रहा है भाई मैंने तो गलती कर दी, मुझे लग रहा था प्राइस कम होने वाला है पर प्राइस तो बढ़ गया। अब मैं 5200 पर भी बेच सकती थी पर मुझे 5,000 पर बेचना पड़ेगा क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने एग्रीमेंट कर ली थी अपनी थिंकिंग के अनुसार, मुझे ऐसा लग रहा था। बैटिंग, दैट इज अ बैटिंग बेसिकली, है ना। तो गीता को 200 का लॉस हो गया, सीता को 200 का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से ये फॉरवर्ड मार्केट का सिस्टम चलता है, ठीक है। अब यही सिस्टम हम पढ़े अगर अपना फ्यूचर मार्केट में, ठीक है। अब फ्यूचर मार्केट में जैसे मैंने कहा था एक मिडल मैन होता है, गवर्नमेंट की कोई संस्था, जैसे कि मिडल मैन स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली। अब यहाँ पर भी वही है, सीता है गीता ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट एग्रीमेंट नहीं है सीता गीता में, सीता गीता को नहीं जानते, गीता सीता को नहीं जानती, दोनों में कोई बातचीत नहीं है, दोनों ना तो बिजनेस पार्टनर्स है ना तो दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। सीता को लग रहा है कि भाई 5,000 का अगर गोल्ड चल रहा है तो आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, और गीता को लग रहा है कि इसका प्राइस कम होने वाला है। अब ये ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अब सीता को लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, गीता को लग रहा है प्राइस कम होगा, ठीक है। अब ना इसमें क्या होगा कि मान लो कि एक जो उनकी ड्यू डेट है ना, उस डेट को प्राइस बढ़ गया, मान लो 5,200 हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट यहाँ पे सीता को हुआ, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज के बीच में आने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना हमने पढ़ा था ना मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, इसमें भी पीछे पॉइंट्स में कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पे पढ़ा था नो मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड में, पर फ्यूचर में हमने पढ़ा था मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे ना जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या करता है, ये जो दोनों जने है ना सीता गीता जो ट्रेड करने वाले हैं, इनसे ये पहले ही थोड़ा सा मार्जिन मनी ले लेता है, मान लो 1,000 दोनों से ले लिया। क्यों लिया कि भाई देखो अब इसको जब सीता को प्रॉफिट हुआ, है ना, जो डेट इनमें तय हुई थी उसके अनुसार इसको भी प्रॉफिट हुआ, तो अब गीता मान लो भागी, उसने फोन स्विच ऑफ करके छोड़ के, अगर ये बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट होती, मान लो लाखों में ये अमाउंट होती है, अब गीता को जब नुकसान हो गया वो मुझे ये पैसे दे रहे हैं ना, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो पहले से ही दोनों के इतने पैसे अपने पास रखता है, एक मार्जिन मनी रखता है अपने पास, है ना, कि ऐसा रिस्क हो ही ना डिफॉल्ट करने का। मतलब जितने लॉस की एक्सपेक्टेशंस है ना उससे ज्यादा ही पैसे पहले उसने सबमिट करे होते हैं अपने पास स्टॉक एक्सचेंज में, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट की गीता गीता भाग ना सके, उसको पता है मेरा इतना पैसा स्टॉक एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ है, मैं डिफॉल्ट करके नहीं भाग सकती,
है ना, तो उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो इसमें डिफॉल्ट का रिस्क है ही नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग में या फ्यूचर मार्केट में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 5200 का इसको हो गया और इसको गीता जो है वही है कि सीता को 200 का प्रॉफिट हो गया और गीता को जो है वो 200 का लॉस हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे इन्होंने दोनों ने 1000 जमा करवाए हुए हैं, जो सीता के 1000 थे उसमें 200 प्लस हो जाएंगे और जो गीता के 1000 थे है ना उसमें 200 माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें ट्रेडिंग होगी मिडल मैन के थ्रू। तो इसमें डिफॉल्ट रिस्क जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिए, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सेटलमेंट है, जो इसमें सेटलमेंट है वो टेक प्लेस ऑन एग्रीड डेट होती है, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेली सेटलमेंट्स होती हैं। पढ़ी थी ना हमने ये चीज। तो अब इसमें ये डेली सेटलमेंट्स का क्या माजरा है इसको समझना। मैं इसको रेज कर रही हूँ यहाँ पे, ये समझ तो आ ही गया ना, समझाने के लिए ही था। तो अब ये क्या होता है इसमें, डेली सेटलमेंट्स ये इसमें कैसे काम चलती हैं फ्यूचर मार्केट में। डेली सेटलमेंट्स हमने क्या पढ़ा इसमें, डेली एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि किस में डेली सेटलमेंट्स होती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आया था एग्जाम में। यू मस्ट नो फ्यूचर मार्केट में डेली सेटलमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मिडल मैन होता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आज ना 25 तारीख है, ठीक है, तो इन्होंने जो ड्यू डेट फिक्स करी है ना वो 30 फिक्स करी है, तो इन्हें ये सेटलमेंट डेली करेंगे। जैसे मान लो कि 26 को जो प्राइस है गोल्ड का वो 5200 हो गया, ठीक है। अब सीता के अकाउंट में कितने 1000 थे, इतने 200 प्लस हो जाएंगे इसमें, है ना, और गीता के अकाउंट में 1000 थे और उसमें 200 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीता ने तो यही किया था, उसने सोचा था कि भाई बढ़ेगा, है ना, प्राइस गोल्ड का बढ़ने वाला, गीता की प्रेडिक्शन के अनुसार कम होने वाला था, बढ़ गया तो सीता को प्रॉफिट हुआ, गीता को लॉस। अब मान लो कि 27 को गोल्ड का प्राइस और बढ़ के 5300 हो गया, है ना, तो अब सीता में कितने प्लस होंगे, 200 300 थोड़ी ना प्लस होंगे, 200 तो ऑलरेडी हो गए होंगे ना, 100 प्लस होंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें से 100 जो है वो माइनस हो जाएंगे, है ना। अब इसी तरह मान लो 28 को इसका प्राइस कम हो गया, फिर 5200 हो जाए, है ना, तो फिर 100 माइनस हो जाएंगे इसमें। अब सीता में माइनस होंगे और इसमें प्लस होंगे, मतलब बात समझ रहे हो। तो ये ट्रांजेक्शन 30 तक डेली सेटलमेंट होगी, डेली सेटलमेंट अब 30 तक जितने जितने बचेंगे। अब इसमें ये है कि ये जो इनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है ना 1000 से ऊपर वाला, ये विड्रॉ करवा सकती है सीता गीता, ठीक है। और ये जो इन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट दी थी, ये मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के एंड से पहले ये नहीं निकलवाएंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद ये विड्रॉ करवा सकते हैं। और ये जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं डेली प्रॉफिट्स, ये विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चलता है इसमें। दिस इज द फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स।